आज के इस वीडियो में अलैंगिक जनन के लाभ क्या हैं और अलैंगिक जनन से हानि क्या है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक-एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, आपको रटना नहीं पड़े और समझे आपकी कौन-सा यहाँ पे ऐसा शब्द है जो आपको यहाँ पे समझना है, रटना नहीं है आपको। तो इस तरह से हम आज अलैंगिक जनन के लाभ और हानि पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट को। तो मैं पहले आपको एक बार पढ़ के बताऊँगी पूरे पॉइंट, इसके बाद हम इनको अच्छे से समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, केवल एक जनक भाग लेता है। ये हमने परिभाषा में भी पढ़ा है कि इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। दूसरा क्या है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि इसमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। तीसरा है, इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है। क्या है, इसके द्वारा उत्पन्न संतान है वो अपने जनक के समान होती है। तो ये इसके लाभ हमने पढ़ लिए हैं, हानि भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी कि हमें किस तरह से इसमें लाभ हुए हैं और किस तरह से इसमें हमें हानि हुई है। तो आपको रटना नहीं है, समझना है, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये अलैंगिक जनन से हानि, पहले हानि है इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते हुए वातावरण को सहने की क्षमता नहीं होती है। जो अलैंगिक जनन है, इसके द्वारा उत्पन्न संतान है, उसमें बदलते हुए वातावरण को सहने की क्षमता नहीं होती है। किस तरह से नहीं होती है, ये मैं आपको आगे समझाऊँगी। पॉइंट पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार सभी को। दूसरा है, इसमें विकास की क्षमता कम होती है। दूसरा क्या है कि इसमें विकास की क्षमता कम होती है। तीसरा है, इसमें विभिन्नता की क्षमता कम होती है। इसमें विकास की क्षमता भी कम होगी, साथ में क्या होगी, जो विभिन्नता हमें देखने को मिलती है वो भी कम इसमें रहेगी। तो एक बार अच्छे से हमने पढ़ लिया है, अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आज की इस क्लास के अंतर्गत अलैंगिक जनन से लाभ क्या है उनको हम पढ़ेंगे, साथ में हानि क्या होती है इनसे ये भी हम पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन से लाभ क्या है, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ, अलैंगिक जनन। इससे क्या पढ़ रहे हैं, लाभ। तो यहाँ पे शॉर्ट कट शब्दों में लिख रही हूँ, कम शब्दों में यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, इसके बाद मैं आपको नोट्स भी इनके दूंगी। तो पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा, इसमें जो अलैंगिक जनन है, इसमें क्या होता है, एक जनक भाग लेता है। क्या होता है, इसमें एक जनक भाग लेता है, उसके द्वारा भी यह प्रक्रिया संभव है। एक जनक भाग लेता है, यह हमें क्या है, इससे पहला लाभ है कि इसमें एक जनक रहेगा तब भी हम संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा, इसमें जो विभाजन होता है कैसा होता है, समसूत्री विभाजन इसमें होता है। क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो दो लाभ हमें हुए हैं। पहला कौन सा लाभ हुआ है अलैंगिक जनन से, कि केवल एक जनक की ही आवश्यकता हमें इसमें होती है, एक जनक के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तीसरा क्या रहेगा कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, इसके द्वारा क्या होती है, उत्पन्न जो संतान है उसमें क्या है, इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न है वो किसके समान होती है, अपने जनक के समान, अपने जनक के समान होती है। तो हमें यहाँ पे 3 लाभ हुए हैं। पहला कौन सा लाभ है कि एक जनक भाग लेता है। दूसरा, इसमें जो विभाजन होता है कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तीसरा है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है। जनक यानी कि अपने पिता जो इसको जन्म देगा उसी के समान यहाँ होती है। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो इसके नोट्स हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसकी जो हानियाँ हैं उसको पढ़ेंगे, या फिर हम पहले इसकी हानि भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको नोट्स के द्वारा अच्छे से समझाऊँगी। तो अलैंगिक जनन से हानि, यहाँ पे केवल हानि डाल रही हूँ हेडिंग। क्या है, इससे हमें हानि होगी। किस तरह से इससे हमें हानि होगी कि इसमें विकास की क्षमता कम रहेगी, साथ में इसमें विभिन्नता भी कम रहेगी। तो यहाँ पे हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इसमें क्या होगा, विकास कम होगा। इसके द्वारा जो संतान है वो क्या है, विकास कम करेगी, यानी कि वृद्धि करने की क्षमता इसमें कम रहेगी। दूसरा क्या रहेगा, विभिन्नता भी इसमें हमें कम देखने को मिलेगी, विभिन्नता कम होती है इसमें। तो हम समझेंगे पॉइंट को अच्छे से कि देखिए, हमें अलैंगिक जनन में हानि क्या होगी कि इसमें विकास कम होगा, यानी कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसमें क्या रहेगी, विकास करने की क्षमता कम रहेगी, यानी कि वृद्धि करने की जो क्षमता है उसकी इसमें कम रहेगी, क्योंकि एक जनक के गुण इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या है कि विभिन्नता कम होगी। अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी, वहाँ एक जनक के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई है, तो इसमें देखिए हमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। विभिन्नता का मतलब एक तरह से बदलाव, यानी कि अलग अलग जो गुण होते हैं, जैसे दो जनक भाग लेते हैं तो जिस तरह से माता और पिता दोनों के गुण हमें देखने को मिलते हैं। अगर पिताजी अगर गोरे हैं, माता जी अगर काली हैं, तो जो संतान उत्पन्न होगी, जो बच्चा होगा, उसमें या तो गोरेपन का गुण रहेगा या फिर
कालेपन का गुण रहेगा, तो हो सकता है यह गुण माता का है या फिर पिता का है। तो इस तरह के जो गुण होते हैं, जो विभिन्नता होती है दोनों के बीच, वो विभिन्नता इसमें कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि एक जनक की संतान है, तो एक ही के गुण इसमें रहेंगे, तो इसमें विभिन्नता भी हमें कम देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, वो बदलते वातावरण को सहने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे कम शब्दों में लिख रही हूँ, इसके द्वारा उत्पन्न संतान में क्या होगा? बदलते वातावरण को सहने की क्षमता नहीं होती है। किस तरह से नहीं होती है इसमें क्षमता? जो आनुवांशिक गुण होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जो आनुवांशिक गुण, वो गुण इसमें नहीं रहेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं, अगर हमारे आपने अगर देखा होगा कि किसी के कान गोल रहते हैं, किसी के कान ऐसे लटके हुए से रहते हैं, तो इस तरह के जो गुण हैं, ये क्या है? हमें हमारी ये आनुवांशिक गुण हैं, जो हमारे दादा-दादी या हमारे माता-पिता से हमें मिलते हैं। तो इस तरह के जो गुण हैं इसमें, वो गुण इसमें हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बदलते वातावरण यानी कि जो पीढ़ी में जो बदलाव होते रहते हैं, जो हमारी पहली पीढ़ी यानी कि हमारे मम्मी-पापा के जो पापा हैं, उनके पापा हैं, उनके जो गुण हैं, हमारे दादा-दादी, परदादा-दादी के जो गुण हैं, वो गुण हम बच्चों को मिलते हैं, तो वो गुण हमें इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिलते हैं। समझ में आया होगा? तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते वातावरण को सहने की क्षमता नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से जो हमारे दादा-दादी, परदादा के जो गुण हैं, वो गुण हमें इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक गुण हम उनको बोलेंगे, तो वो गुण इसके अंदर उत्पन्न नहीं होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इसके बाद हम नोट्स की ओर चलेंगे। तो पहला है अलैंगिक जनन में क्या है? एक जनक भाग लेता है, ये इसका हमें लाभ हुआ। और इसमें जो विभाजन होता है, वो कौन-सा विभाजन होता है? इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तीसरा, इसके द्वारा उत्पन्न संतान कैसी होती है? अपने जनक के समान रहेगी, यानी कि हूबहू अपने पिता से ही मिलेगी वो, इस तरह की संतान रहेगी। अब इससे हमें हानि हुई है, किस तरह की हानि हुई है? कि एक जनक के इसमें लक्षण देखने को मिलेंगे, तो यह क्या करेगा? वृद्धि कम करेगा, विकास कम करेगा यह जीव, कुछ दिनों का विकास इसमें रहेगा। दूसरा, इसमें विभिन्नता की क्षमता कम होती है, यानी कि जो अलग-अलग गुण हैं, जो बदलाव हैं, अलग-अलग गुण क्या हैं? एक तरह से बदलाव ही हैं, तो जो अलग-अलग गुण होते हैं, जो विभिन्नता होती है, वो हमें कम देखने को मिलेगी और इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते वातावरण को सहने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि जो हमारे दादा-दादी, परदादी जो तीसरी पीढ़ी के गुण होते हैं, वो गुण इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो समझ में आया होगा। अब चलिए हम नोट्स की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे अलैंगिक जनन के लाभ हैं। पहला, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है और इसके द्वारा उत्पन्न संतान में अपने जनक के समान ही होती है। तो ये क्या हो गए हैं? इसके लाभ हो गए हैं, तो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसकी हानि पढ़ लेते हैं। तो पहली हानि है आपकी, इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते वातावरण को सहने की क्षमता नहीं होती है। दूसरा, इसमें विकास की क्षमता, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, तो इसमें विकास की क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो ये आपका यहाँ पे आएगा, इसमें विकास की क्षमता कम होती है और इसमें क्या है? यहाँ पे भी आपका कम आएगा, इसमें विभिन्नता की क्षमता कम होती है। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। फिर से